हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 2। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा असवीकरण है जो कि हमारे पास है, जो हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: The images, text and other materials used in our presentation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेसिडुअल पावर्स किसके पास होते हैं? विकल्प है: यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती हैं, या फिर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, यूनियन गवर्नमेंट। स्पष्टीकरण: भारत के केस में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी डिवाइडेड हैं 3 लिस्ट में, जिनका नाम है यूनियन लिस्ट जिसमें आते हैं 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट जिसमें आते हैं 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें आते हैं 47 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट जो कि मेंशन है यूनियन लिस्ट में उस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बना सकती। जैसे एग्जांपल के लिए जो मिलिट्री है वो यूनियन सब्जेक्ट है, तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो मिलिट्री के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकती। अगर हम बात करें इस लिस्ट के बारे में तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें पहली बार हमें लिस्ट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 2 नामों से था। पहला फेडरल लिस्ट और दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट को ही हम जानते हैं यूनियन लिस्ट के नाम से और प्रोविंशियल लिस्ट को हम जानते हैं स्टेट लिस्ट के नाम से। ठीक है, अब हम बात करें इसके बारे में तो क्योंकि भारत ने 93rd एंड 94th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 नए सिस्टम और ऐड किए, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, उनका जो है इन लिस्ट के लिए कोई लेना देना नहीं होता। उनके शेड्यूल में जो मेंशन है वही उनके लोकल पावर्स होती हैं। अब रेसिडुअरी पावर्स की अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट पे आमतौर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट में राज्यसभा ये रिक्वेस्ट करे कि कुछ मैटर्स पे, जो स्टेट लिस्ट के 66 मैटर्स हैं, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट के लॉ की जरूरत है, तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ओवरराइड करके उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती। और सेकंड चीज, अगर मान लेते हैं हम, जैसे हम एग्जांपल लें फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट पे जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है और लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है। तो ऐसे में अगर दोनों गवर्नमेंट का कोई लॉ है वो भी सेम सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वही लागू होगा और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को वो ओवरराइड कर देगा। तो रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। अगला प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये कब बनाया गया? विकल्प है 1990 में, 1992 में, 1980 में या 1969 में। 1990, 1992, 1980 या 1989। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास
10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 1992। स्पष्टीकरण। यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनसीएम को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत 17 मई 1993 को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नमेंट सिस्टम में बायकैमरलिज्म एक महत्वपूर्ण फीचर होता है? विकल्प है फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, फेडरल सिस्टम। स्पष्टीकरण। कुछ कंट्रीज में जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, रशिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी में बायकैमरल सिस्टम है जो कि फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जैसे हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट की, तो भारतीय पार्लियामेंट में भी हमें दो हाउसेस देखने को मिलते हैं। राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है लोकसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ऐसे में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, ये हमारा अपर हाउस है, और लोकसभा काउंसिल ऑफ पीपल है, ये हमारा लोअर हाउस है। ठीक। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है ये असल में स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है। तो ये जितने भी कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे बायकैमरल सिस्टम इसलिए एसेंशियल है क्योंकि यहाँ फेडरल सिस्टम, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट की दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर जिसे हम सेंट्रल लेवल पे भी कहते हैं, यानी जो पूरे नेशन को देख रही है, और एक होती है प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट, या स्टेट लेवल भी हम इसे कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए जिम्मेदार है। तो स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है पार्लियामेंट में, जो कि असल में सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है। यानी कोई भी ऐसा लॉ जो पूरे नेशन में लागू होने जा रहा है, वहां पे स्टेट का जो कंसर्न है वो भी रखा जाए, इसके लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक इसेंशियल रोल प्ले करती है। अगला प्रश्न है, सोशलिज्म सक्सीड करता है अचीव करने में निम्नलिखित में से किन चीजों? विकल्प हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, हायर इंडिविजुअल वेलफेयर इन द सोसाइटी, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इन द सोसाइटी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। स्पष्टीकरण। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि सोशल ओनरशिप को
या फिर कहें जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है प्रोडक्शन फैक्टर्स की, उसको नहीं मानता है और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी रखता है। जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्सेज की, तो सोशलिज्म में जो नेशनल रिसोर्सेज हैं इस पे प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती, यानी सभी नेशनल रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ही उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी वजह से ही जो इनकम होती है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक लैंड है, ठीक, अब ये जो लैंड है ये 100 एकड़ लैंड है और ये पर एकड़ 1 लाख देता है, और यहाँ पे 5 लोग हैं एक्स वाई ए बी। अगर एक्स के पास 50 एकड़ है, वाई के पास 5 एकड़ है, जेड के पास 5 एकड़ है, ए के पास 10 एकड़ है, और उसके बाद बचा बी, बी के पास 30 एकड़ है, तो क्या यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। एक्स को 50 लाख मिलेंगे, वाई को 5 मिलेंगे, जेड को 5 मिलेंगे, ए को 10 मिलेंगे, बी को 10 मिलेंगे। लेकिन अगर यहां पे इस लैंड को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, यानी इसके 5 हिस्से हो जाएं 20-20 करके, 20, 20, 20, 20 और 20, तो यहां पे एक्स के पास भी 20 है, वाई के पास भी 20 है, जेड के पास भी 20 है, ए के पास भी 20 है और बी के पास भी 20 है। तो इन सब की जो इनकम पहले वेराई हो रही थी, अब वो इक्वल हो जाएगी, यानी 20, 20, 20, 20, 20, यानी 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। तो ये होता है हमारा सोशलिज्म। अगला प्रश्न है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी सीट कहां पे लोकेटेड है? विकल्प हैं ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में या जबलपुर में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जबलपुर। स्पष्टीकरण, जो कोर्ट है वो असल में नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होता है 1 नवंबर 1956 को, तो इसको वापस से जबलपुर भेज दिया गया। तो देखिए, यदि हम बात करें इस चीज की, तो पहले जो मध्य प्रदेश था उसको हम जानते थे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से। तो इसकी जो हाई कोर्ट की जमीन थी वो असल में नागपुर में थी, जो आज पड़ता है हमारा मॉडर्न डे महाराष्ट्र में। और उस समय ये हिस्सा हुआ करता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टाइम के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा गुजरात था, दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र। तो ऐसे में अब हमारे पास 3 नए स्टेट्स उभर के आए, पहला मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो सीट थी वो नागपुर, जो कि पहले महाराष्ट्र में पड़ता था, वहां से हटा के भेज दी गई जबलपुर में, जो कि आज के टाइम मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बस एक चेक है जो कि बैंक के मन होने पे ही पे किया जाएगा? विकल्प है पंडित नेहरू ने कहा था, केटी शाह ने कहा था, बी आर अंबेडकर ने कहा था या एन जी रंगा ने कहा था। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, केटी शाह। स्पष्टीकरण। केटी शाह ने कहा था डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक ऐसे चेक की तरह है जो जब बैंक का मन होगा तभी पे किए जाएंगे। ठीक। तो देखिए, हम बात करें यदि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से पुकारते हैं, तो डीपीएसपी जो होते हैं असल में उसको हमने लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 तरह की डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। पहला, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा, सोशल डेमोक्रेसी। और तीसरा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा लागू किया जाता है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये असल में होते हैं एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं। सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो होती है, इसको असल में डीपीएसपी द्वारा लागू किया जाता है, जो कि होते हैं हमारे नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, यानी जो कोर्ट में नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, जिन्हें लागू नहीं किया जाता। तो यदि गवर्नमेंट चाहे तो डीपीएसपी पे लॉ बनाएगी, ना चाहे तो नहीं बनाएगी। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो केटी शाह का डीपीएसपी को एक ऐसा चेक बोलने का मतलब ये था कि एक चेक तो है, लेकिन तभी पेबल होगा जब बैंक चाहे। तो डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लागू तो करती है, पर ये तभी होगी जब गवर्नमेंट लॉ बनाए। और गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, जो प्रपोजल होता है एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए, वो कब कंसीडर किया जा सकता है? विकल्प है, अगर ज्यादातर स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो, अगर लोकसभा रिसोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी के साथ तो, अगर राज्यसभा रिसोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी के साथ तो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, अगर राज्यसभा रिसोल्यूशन को पास कर दे 2/3 मेजोरिटी के साथ तब। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 312 प्रोवाइड करता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को सिर्फ तभी क्रिएट किया जा सकता है अगर काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दे रिसोल्यूशन को, जो कि 2/3 मेजोरिटी से कम ना हो और नेशनल इंटरेस्ट में हो कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सके। करंटली हम बात करें तो भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस। दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस। तीसरी है
इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस। अगर इन तीन के सिवा कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो रिसोल्यूशन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, राज्यसभा से, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट से। अगला प्रश्न है कि किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है वो निम्नलिखित में से किसके पास होती है? आपके विकल्प हैं जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के कमिश्नर है उनके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या गवर्नर के पास। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, प्रेसिडेंट। स्पष्टीकरण, जो प्रोविजन है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, भले ही वहां पे स्टेट हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके या बिना उसके, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी कास्ट, रेस और ट्राइब को या फिर ग्रुप के किसी भी पार्ट को कास्ट के अंदर ही, रेस के अंदर ही या ट्राइब के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में वो जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट गिनी जाएगी या फिर नेशनल लेवल पे भी वो शेड्यूल कास्ट गिनी जाएगी। ये केस टू केस डिपेंड करता है और ये पावर किसके पास होती है? केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है। अगला प्रश्न है, जो केरला हाई कोर्ट की सीट है वो कहां पे लोकेटेड है? विकल्प हैं कोट्टयम, तिरुवंतनपुरम, कोल्लम, इर्नाकुलम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, इर्नाकुलम। स्पष्टीकरण, केरला हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर कोची में है लेकिन इसकी जो सीट है वो इर्नाकुलम में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, जो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे? विकल्प हैं एस राधाकृष्णन, एम अंतनिया सनियम अंग्य, सरदार हुकुम सिंह या फिर जीवी मालवांका। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जीवी मावलंकर। स्पष्टीकरण, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको पॉपुलरली हम दादा साहेब के नाम से जानते हैं, ये एक स्वतंत्र एक्टिविस्ट थे और प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 1946 से 1947 तक। इसके बाद वो स्पीकर बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के और बाद में पहले स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। तो देखिए, भारतीय पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा, इन दोनों में ही होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो दो रैंक होती हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में होते हैं हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक, तो पहले जो स्पीकर थे वो कौन थे? हमारे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है,
कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो निम्नलिखित में से किसके साथ डील करती है? पहला है द पर्पस ऑफ स्टेट, द ओरिजिन ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट, द फंक्शंस ऑफ स्टेट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। स्पष्टीकरण, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील करती है विद ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अगला प्रश्न है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एडवाइस जारी करता है प्रेसिडेंट को मैटर्स पे जैसे कि लीगल, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस। ये बात किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 148, आर्टिकल 129, आर्टिकल 147 या आर्टिकल 143? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, आर्टिकल 143। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के लिए। यानी प्रेसिडेंट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, लॉ के, पब्लिक इंपॉर्टेंस के, और जो वो मानते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जरूरी है उस पे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो एडवाइजरी जारी होती है ये होती है हमारी नॉन बाइंडिंग नेचर की। यानी ये पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते। वो बाउंडिंग नहीं हो सकती। वहीं पे दूसरी तरफ जो आर्टिकल 74 है जो डील करता है एड एंड एडवाइस से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को, वो होती है हमारी बाइंडिंग नेचर की। यानी प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही माननी होगी। और यहां पे जो एडवाइस जुडिशियल में आती है हमारी आर्टिकल 143 में, उस पे नॉन बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। एडवाइजरी के सिवा जो बाकी टाइप के जुडिशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं तीन। पहला होता है हमारा ओरिजिनल, फिर होता है हमारा अपीलिएट, फिर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इफेक्टिव मीन है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का एडमिनिस्ट्रेशन पे? विकल्प हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डायग्रेशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल टॉप ऑफिशियल्स का। स्पष्टीकरण, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो होता है टॉप ऑफिशियल का, सबसे इफेक्टिव मीन होती है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्योंकि जो टॉप ऑफिशियल हैं वो असल में एक्ट करते हैं एज अ ब्रेन ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन। और जब उन्हें रिमूव किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल वर्किंग है, थिंकिंग है, प्लानिंग है, उस सब में चेंज आ जाता है। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ का जो उल्लंघन है, वायलेशन है, वो कब ज्यादातर होता है? विकल्प है लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में, एग्जीक्यूटिव क्वासी जुडिशियल पावर्स में, लिमिटेड फ्रेंचाइजी में, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। स्पष्टीकरण, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो ज्यादा तभी होता है जब यहाँ पे होते हैं लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का वो परमिनेट करता है इंडियन लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्ट करता है रेस्ट्रेंट के तौर पे कई सारे गवर्नमेंटल ऑर्गन्स पे कि वो अपनी पावर को लिमिटेडली एक्सरसाइज करें। अगला प्रश्न है, फंडामेंटल राइट्स को निम्नलिखित के में से कौन सस्पेंड कर सकता है? विकल्प है गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, प्रेसिडेंट। स्पष्टीकरण, फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रद्द कर सकते हैं। तो देखिए, दो चीजों में फंडामेंटल राइट्स को रद्द किया जा सकता है। पहला, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। दूसरा, जब मिलिट्री लॉ, या जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं, वो लगा। जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो लगती है अंडर आर्टिकल 352। मार्शल लॉ जो है या मिलिट्री लॉ जो है वो लगता है अंडर आर्टिकल 34। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान दो आर्टिकल्स को छोड़ के, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स रद्द कर दिए जाते हैं। वहीं पे आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट इफेक्टिव नहीं होता, यानी सारे ही फंडामेंटल राइट्स रद्द कर दिए जाते हैं, यहां तक कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 भी। और इसके लिए जो प्रोक्लेमेशन या ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत जारी किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स रद्द कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, जो मुख्य कारण था कम्युनलिज्म की ग्रोथ का भारत में, वो है। विकल्प है एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस माइनॉरिटी ग्रुप्स में, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सोशल इनइक्वालिटीज, या फिर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाया गया बैन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस माइनॉरिटी ग्रुप्स की। स्पष्टीकरण, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंटेक्स्ट में कम्युनलिज्म जो है वो एसोसिएटेड होता है टेंशन और क्लैशेस से, जो कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज में होती हैं, कई सारे रीजन। जो मुख्य कारण है इसका मॉडर्न इंडिया में वो है एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स में फैली हुई है।
अगला प्रश्न है कि कोई भी रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं कर सकता लॉयर के तौर पे निम्नलिखित में से किस में? विकल्प हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में भारत के, हाई कोर्ट में, या फिर जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं उसको छोड़ के किसी और में नहीं कर सकते। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए और बी। स्पष्टीकरण, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जिसने आर्टिकल 220 को रिवाइज कर दिया था, उन्होंने कंप्लीट बैन को हटा दिया और रिटायर्ड जज को परमिट कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में और किसी भी हाई कोर्ट में एक लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस वो उस हाई कोर्ट में लॉयर नहीं बन सकते जहां से वो परमानेंट जज के तौर पे रिटायर्ड हुए हैं। बाकी किसी और हाई कोर्ट में वो लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं होता है? विकल्प है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमन एक्ट 1990, क्रूल्टी अगेंस्ट वुमन 1995। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमन एक्ट 1990। स्पष्टीकरण, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जिसको लाया गया कि जो घरेलू हिंसा है औरतों के खिलाफ उसको रोका जा सके, और भारतीय सरकार ने 26 अक्टूबर 2006 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि जो वैकेंसी खाली होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो लगभग कितने समय के भीतर भरी जानी चाहिए? विकल्प है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, या फिर 1 महीने के अंदर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 6 महीने। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 56(1) कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो 5 साल के लिए होगा, जिस दिन से वो एंटर करेंगे उस दिन से शुरू होते हो। यानी मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में उनकी एंट्री 1 जनवरी 2000 में होती है, तो वहां से लेके 31 दिसंबर 2004 तक वो उस ऑफिस को होल्ड करेंगे 5 साल के लिए। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो ऐसे में 6 महीने के अंदर अंदर ही नए प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 जुलाई 2003 को प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया, प्रेसिडेंट की डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, इम्पीचमेंट या रिमूवल की वजह से, या किसी भी और कारण से, तो 1 जुलाई 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003 के भीतर भीतर ही नए प्रेसिडेंट को चुना जाना चाहिए। ये होता है 6 मंथ्स का टेन्योर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को एंश्योरेंट किया गया है? विकल्प है पार्ट 4 में,
पार्ट फोर्थ ए में, पार्ट फोर्थ बी में या पार्ट फिफ्थ में? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, पार्ट फोर्थ। स्पष्टीकरण। फंडामेंटल ड्यूटीज को एक मोरल ऑब्लिगेशन के तौर पे सभी सिटीजन के ऊपर लागू किया गया था, ताकि वो भारत का जो पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति है, उसे और भारत की जो एकता है उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभा सके। इन्हें पार्ट फोर्थ ए में लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और ये टोटल 11 है, यानी टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि मेंशन करी गई हैं किसमें? आर्टिकल 51 ए में। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन एनफोर्सेबल है, यानी अगर कोई व्यक्ति इन फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नॉन एनफोर्सेबल नेचर की होती हैं और इस पर कोई भी फाइन इम्पोज नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक गुलामी के नए चार्टर के तौर पे डिस्क्राइब किया था? विकल्प हैं बी आर अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्पष्टीकरण। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्क्राइब किया था कि एक नया चार्टर है गुलामी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार? विकल्प है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच या राइट टू लाइफ। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है राइट टू इंफॉर्मेशन। स्पष्टीकरण, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसे फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में रखा गया था, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बताती। वहीं पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कंसीडर कर दिया गया साल 2002 में। राइट टू स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आती है और ये पहले से ही मौजूद एक फंडामेंटल राइट है। वहीं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। अब हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन की, तो साल 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद इसको लाया गया था, जिसके तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भी स्थापित कर दिया गया। हालांकि पहले ये एक लीगल राइट हुआ करता था काफी लंबे समय पर, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट नहीं था, बट बाद में इसको बना दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन या रखवाला कहा जाता है? विकल्प हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
सही उत्तर है बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सुप्रीम कोर्ट को एक कस्टोडियन और प्रोटेक्टर के तौर पे स्थापित किया कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट ना कर दें, या कोई भी ऐसा लॉ ना बने जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करे। इसके लिए हम सीधा आर्टिकल 32 को भी दे सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। यानी यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि सरकार भले ही सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ऐसा कोई लॉ लेके आती है जिससे उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं, तो वो सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं किए जा सकते। वहीं पे आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है सीधे तौर पे। अगला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था किसके रिकमेंडेशन पे? विकल्प है वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, कैबिनेट मिशन। स्पष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए, जिसने पहली बार मीटिंग करी 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अंग होता है स्टेट का? विकल्प है सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी या उपरोक्त सभी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, ऑल दीज। स्पष्टीकरण, स्टेट के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। इनमें से अगर एक भी ना हो तो स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता है। तो ये सभी उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।